हाँ जी, तो ये आपको मैंने 5 डायग्राम बनाए, ठीक है। 5 डायग्राम का क्या मतलब होता है, क्या रीजन होता है, वर्ड क्या होते हैं, नाम क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके एप्लीकेशन क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा आपको, जब मैं आपको बुक के क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आपको बुक एग्जाम लेवल के होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, हम इकट्ठे पढ़ेंगे और इकट्ठे करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक जो बच गए हैं इस चैप्टर में वो कवर करते हैं। इस चैप्टर के टॉपिक है इकोनॉमी क्या होती है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। जहां भी बंदे को लिविंग और रहने को मिल जाए, कमाने और खाने को मिल जाए, उसको इकोनॉमी बोलते हैं। वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, कंजम्पशन होता है एज पर एनसीईआरटी, या प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स कितने तरह की है हमारे पास, हजारों तरह की होंगी, मतलब नहीं है, हमें 2 तरह से मतलब है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी होती है, और भी तरह की चीजें होती हैं, लेकिन हम 2 याद रखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर यू आर हैविंग लेस रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू डिमांड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसका ये टॉपिक रहता है आपका। मैं आपको एक काम करता हूँ, या निशान लगा देता हूँ, जो रहता है अभी कवर करता हूँ। स्केर्सिटी अच्छी तरह नहीं करवाया मैंने, कराता हूँ। इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेज कराता हूँ। इकोनॉमिक्स बता दिया मैंने आपको, स्टडी ऑफ वेल्थ होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहता है आपका। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता चुका हूँ आपको मैं, चलो दोबारा करा दूंगा आपको मैं। सेंट्रल प्रॉब्लम बता चुका हूँ आपको मैं। पीपीसी बता दिया, फीचर्स ऑफ पीपीसी मैंने बता दिया, मतलब मुजबानी बता दिया आपको मैंने, ठीक है। वेदर इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ, नेवर, ठीक है। चेंज इन पीपीएफ, ये सारा चेंज इन पीपीएफ है, बता दिया मैंने आपको। फिर नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक ये पॉइंट रहता है। तो 5 पॉइंट आपके छोटे छोटे रहते हैं, तो मैं सारे बता देता हूँ आपको, फिर ये चैप्टर मेरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, याद रखना, रिसोर्सेज स्केर्स, जब भी आप आंसर दोगे 2 एस्पेक्ट से बोलोगे। ये नहीं कि सिर्फ ये बोलोगे रिसोर्सेज लिमिटेड मींस स्केर्स, नो। रिसोर्सेज लिमिटेड इन कंपैरिजन टू डिमांड, वो होता है स्केर्स। यानी कि डिमांड आपकी 100 चीजों की है, मिल आपको रही है 80 चीजें, तो इसका मतलब है आपके 80 जो है वो रिसोर्स स्केर्स माने जाएंगे। तो 2 कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको, डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, उसी को स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स बोलेंगे। तो आंसर क्या आएगा, व्हेनेवर वी आर हैविंग आवर रिसोर्सेज स्केर्स इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड, इट इज कॉल्ड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। आगे इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऑप्टिमम रिसोर्स का यूज करना है आपको, क्योंकि हमको पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो आपको उसका यूज बेस्ट ही तरीके से करना पड़ेगा। बेस्ट तरीके से यूज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। उसी को बोलते हैं इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या बेस्ट टू बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगला टॉपिक है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होती है, 2 टॉपिक होते हैं आपके, मैं बता देता हूं आपको। एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन सेम नहीं है, डिफरेंट है। जब भी वर्ड मार्जिनल आ जाएगा पूरी इकोनॉमिक्स में, जब भी वर्ड मार्जिनल आएगा उसका मतलब चेंज होता है, चेंज। इसका मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, चेंज। तो चेंज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बन गया इसका, और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। अब होती क्या है, मैं एग्जांपल बताता हूं। देखो, मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरे को नौकरी करनी है, ठीक है। तो आई एम हैविंग 3 ऑप्शंस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 3 ऑप्शन है मेरे पास।
उससे पहले, ये बनाने से पहले मैं आपको बताता हूं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसको उठा देता हूं यहां से। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये तो अपने दिमाग में घुसा ही लो। मैं फिर बोलता हूं, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट, बोलो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट 2, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट 3, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट 4, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट 5, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इस मीनिंग से आपको आंसर देना है। देखो ऑप्शन ए मेरे पास क्या है, 50,000 सैलरी मिल रही है मुझे, ठीक है, और वो मैं, घर मेरा दिल्ली में है, ठीक है। ऑप्शन बी 70,000 सैलरी मिल रही है मुझे, जॉब मेरी है बॉम्बे में। ऑप्शन सी 1 लाख मिल रही है, जॉब मेरी है यूएस से, ठीक है। मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है, ठीक है। तो मैं, ये ऑप्शन है मेरी पढ़ाने की है, मान लो टीचिंग की है, ठीक है, जो कि मेरा पैशनेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं कुछ भी कर लूंगा उसको करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो मेरे को टीचिंग करने में 50,000 की इनकम हो रही है सपोज, ठीक है, एग्जांपल है, और वो दिल्ली में है, मेरी फैमिली यहां पे है, मेरे को दिल्ली में रहना है। तो मैंने ये वाली ऑप्शन चूज कर ली, ठीक है। आई एम वर्किंग लाइक दिस, मैं ये ऑप्शन पे काम कर रहा हूं। अब इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अब उसकी डेफिनेशन पे आओ। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो मैंने इसको ज्वाइन किया है, तो यानी ये मैंने छोड़ दी, इसको मैंने नहीं ज्वाइन किया, यानी फॉरगॉन हो गई मेरे लिए, छोड़ दी ना मैंने, फॉरगॉन कर दी मैंने, ठीक है। तो आपके हिसाब से इसमें ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा या ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा? इन दोनों में से कौन सी मैंने अपॉर्चुनिटी, दोनों छोड़ी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अगर ऑप्शन ए को पकड़ा है, काम यहां कर रहा हूं मैं, तो मैंने ये भी छोड़ दी और ये भी छोड़ दी, ठीक है। लेकिन इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो एक ही होगी, वो कौन सी है? मीनिंग पे जाओ। मीनिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ठीक है। इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है? ये वाली बेस्ट। तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट। अगर मैं यहां पे बेस्ट हटा दूं, सिर्फ ये दे दूं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, तो इसका आंसर ये बन जाएगा, नेक्स्ट बन जाएगी। नेक्स्ट ये है ना, 1 के बाद 2 आती है, नेक्स्ट बन जाएगी। लेकिन ये नहीं है इसका आंसर, क्योंकि मीनिंग के अंदर बेस्ट वर्ड भी जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद बेस्ट मेरी ये है, दैट इज, यानी 50,000 की नौकरी मैं जो कर रहा हूं, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं जो फॉरगॉन कर रहा हूं वो 1 लाख रुपए है। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और ले लेता हूं। 1 2 3, पहले में 50,000 मिल रही है, दूसरे में 70 मिल रही है, और तीसरे में 70 मिल रही है, ठीक है। मैंने ऑप्शन ये ज्वाइन कर ली, इस पे मैं काम कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो मैंने इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, ठीक है ना, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। इस केस में नेक्स्ट बेस्ट कौन सी है? डेफिनेटली ये नेक्स्ट बेस्ट बन जाएगी। ये नहीं है, क्योंकि 70 इससे ऊपर है, तो नेक्स्ट बेस्ट मेरे लिए यही बन जाएगी। हाँ, अगर ये मैं 40 कर दूं तो कौन सी नेक्स्ट हो जाएगी? नेक्स्ट बेस्ट ही हो जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन आता है इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है। ये मैंने बताया आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। मैंने आपको एमओसी नहीं बताया अभी। नेक्स्ट टॉपिक है
एमओसी क्या होता है? बात वही है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड थे हमारे, तो आपको एक चीज पे ही ध्यान देना पड़ेगा, दूसरी छोड़नी पड़ेगी, इसीलिए वर्ड आता है एमओसी। बहुत सिंपल है, L/G याद रखना बस, ठीक है। लॉस और गेन, ठीक है, यानी एक चीज का लॉस करना पड़ेगा तभी दूसरी गेन करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज a ratio of loss in the value of good Y to gain in the value of good X। बस ये बन जाएगा आपका, ये फॉर्मूला होता है लॉस इन द वैल्यू ऑफ गुड वाई, क्योंकि गुड वाई दिखाते हैं पहले हम, गेन इन द वैल्यू ऑफ गुड एक्स। अगर आपको वो याद हो, मैं बता देता हूँ आपको, ए बी सी डी था यहाँ पे था आपका 0 1 2 3, यहाँ था 21 20 18 15। तो ये जो इसका फॉर्मूला था 1:1 2:1, तो मैंने पहले लॉस दिखाया है, क्योंकि एमओसी का फॉर्मूला होता है लॉस बाय गेन, तो पहले लॉस दिखाते हैं हमेशा, ठीक है। तो इट इज अ रेशियो ऑफ लॉस इन द वैल्यू ऑफ गुड वाई, लॉस इन द वैल्यू ऑफ गुड वाई टू गेन इन द वैल्यू ऑफ गुड एक्स, एक ही बड़ा है आपका, ठीक है। अब वो शेड्यूल निकाल लो मेरा पीपीसी वाला 21-20 वाला, उसमें क्लियर आ जाएगा आपको क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। तो ये आपका एमओसी बोलो इसको या एमआरडी बोलो, 11th लेवल पे यही मतलब है इसका, ठीक है। यहीं पर रहेंगे, उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। ज्यादा आगे बढ़ेंगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इतना ही बहुत है आपके लिए। बस और कुछ नहीं रह गया इसके अंदर। इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थे? रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, वांट्स अनलिमिटेड है, एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ ऊपर आपका, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, नोट कर लो इसको। यहां पे कर लेता हूं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहां पे कर लेता हूं सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। मीनिंग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस comes in front of individual is called economic problem, ठीक है। अगेन यहां भी सेम आ जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस comes in front of entire economy is central problem, ठीक है। रीजंस पहला दूसरा, 3 रीजन होते हैं इसके, और तीनों इकट्ठे होने चाहिए। रिसोर्सेस लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड, and resources have alternative uses, same, ठीक है। फिर आएगा टाइप्स, इसमें कोई टाइप नहीं होती, इसमें होती है what to produce, how to produce,
बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। आखिरी टॉपिक रह गया आपका पॉजिटिव साइंस क्या होती है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, बस लिखने की है। पॉजिटिव मतलब होता है व्हाट इज, फैक्ट्स एंड फिगर की बात करता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है, व्हाट इज मींस पॉजिटिव, ठीक है। अब बात करो नॉर्मेटिव, क्या होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, कि हमारे देश की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, तो वो नॉर्मेटिव की स्टडी में जाएगा। यानी ऐसी कोई भी चीज जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर की बात करता है, दैट विल कम अंडर पॉजिटिव साइंस। ऐसी कोई भी चीज जो क्या ऑट टू बी यानी क्या होना चाहिए, बेस्ट की बात करता है, ठीक है, दैट कम्स अंडर नॉर्मेटिव साइंस। एक्चुअल क्या है पॉजिटिव, क्या होना चाहिए नॉर्मेटिव। तो मोटा मोटा आपका ये चैप्टर हमारी तरफ से फिनिश हो गया है, ठीक है। 2 वीडियो जरूर लिए मैंने इसके अंदर, पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इसकी, ठीक है। बार बार ये वीडियो चाहे देख लेना, कोई टेंशन नहीं है मुझे इसके अंदर, बार बार देखो आप, ठीक है। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा एक बार मैं और दे दूंगा जो मैंने करवाया है, ताकि लाइव में एक अलग ही उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसको आपको इसी चैप्टर को याद करवाने की कोशिश करूंगा, साथ साथ याद भी हो जाएगा, और अगर हमें टाइम परमिट करेगा तो मैं एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन भी कर लूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से नमस्कार, भगवान भला करे आपका, बाय बाय।